सभी को मेरा नमस्कार। रेलवे बोर्ड ने एक नया लेटर रिसेंटली निकाला है 9 सितंबर को। आरबी नंबर है 87/2024। मॉडिफिकेशन इन एग्जिस्टिंग पॉलिसीज ऑन रिटेंशन ऑफ रेलवे क्वार्टर को रोकने के लिए काफी सारे नियम हैं। इसके ऊपर रेलवे बोर्ड ने का मास्टर सर्कुलर है 49 अलॉटमेंट ऑफ क्वार्टर एंड रिटेंशन देयर ऑफ। ये 2019 का मैं समझता हूँ रेलवे बोर्ड ने 19 में निकाला था। डिटेल मास्टर सर्कुलर आरबी नंबर 135/2019 20 अगस्त 19 का है। इसमें रेलवे बोर्ड ने कुछ चेंजेस किए हैं। अपने जो भी उसके पास पावर थी, अथॉरिटी थी, उस अथॉरिटी के कनेक्शन में इन्होंने ये रिवाइज पॉलिसी निकाली 87/24, और जिसमें कहा गया अकॉर्डिंगली इन सुपरसेशन ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग इंस्ट्रक्शन इश्यूड बाय द डायरेक्टरेट ऑफ रेलवे बोर्ड एक्सेप्ट प्रोविजंस रिलेटेड टू लीज एकोमोडेशन एंड रेंट चार्जेबल and those which have been specially mentioned this restriction the following shall be applicable from the date of issue of this letter। यानी इसके ऊपर जो क्वाड्रेंटेशन के ऊपर अभी तक जो भी लेटर थे उसको खारिज करते हुए नया लेटर निकाला रेलवे बोर्ड ने। कुछ बातें पुरानी रखी है जो इस लेटर में बताया हुआ है क्या क्या रखा है, यानी अब आपको पीछे कुछ भी नहीं देखना है, इसी लेटर को देखना है। और पुराने काफी सारे लेटर को भी चालू रखा है, लेकिन किन किन को चालू रखा है वो इस लेटर में बताया। मतलब आपको इसी लेटर को पूरा देखना है डिटेल में क्या रूल है रिटेंशन के। तो सबसे पहले मैं सोच रहा था कि इसमें जो नॉर्मली मैक्सिमम जो लोगों के काम का है इश्यू, वो मैं सोच रहा हूँ पहले हम उस पर बात करें, बाकी भी मैं डिटेल बात करता हूँ। इसमें जो 5 नंबर का जो हमारा पैरा है वो एक आम रेलवे एम्प्लॉय के लिए लागू लागू होता है। तो मैं पहले इसमें बात करना चाहूंगा। सबसे पहले सर 5वां पॉइंट है रिटेंशन ऑफ रेलवे क्वार्टर ऑन परमानेंट ट्रांसफर। यानी कोई भी कर्मचारी का स्थायी स्थानांतरण जब होता है उसके मामले में जो नियम कहा गया है, इसमें जो रिवाइज किया रेलवे बोर्ड ने अभी नए लेटर के हिसाब से, उसमें कहा गया है रेलवे एम्प्लॉय ऑन ट्रांसफर फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर which necessitate change of residence is allowed to retain his railway quarter at previous place of posting for 8 months, 2 months plus 6 months। यानी आपको जैसे मालूम होगा कोई भी कर्मचारी है अगर क्वार्टर उसका ट्रांसफर होता है, परमानेंट ट्रांसफर होता है, तो वो अपना मकान रोके रखने की जो अनुमति मिलती है 2 मंथ्स जो होता है नॉर्मल रेंट के ऊपर होता है, बाकी 6 मंथ होता है वो डबल द नॉर्मल रेंट। और वो होता है, पहले था एजुकेशन और सिकनेस ग्राउंड पे, वो हटा दिया रेलवे बोर्ड ने। अभी बिना किसी कारण के भी वो चाहे तो 8 मंथ आराम से रख सकता है। इस लेटर को मैं पढ़ रहा था तो जो नॉर्मल द रेंट और डबल द रेंट का जो प्रोविजन है इसमें कहीं दिख नहीं रहा है, मुझे लगता है मिस हो गया है वो। तो जब तक मिस हो गया हम पुराना ही कंटिन्यू करेंगे। इसमें वो चीज लिखने जनरली इसमें कहा गया है कि पुराना सभी लेटर को खारिज कर दिया है, तो ऑब्वियसली जो पुराना जो लेटर था कि 2 महीने नॉर्मल रेंट और 6 महीने जो डबल द नॉर्मल रेंट, वो हम पकड़ना जो है वो कैसे पकड़े। लेकिन फिलहाल इसमें अभी रेंट का कुछ जिक्र नहीं था, हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें कहा गया है कि नॉर्मली हम 8 महीने तो हम रख ही सकते हैं बिना किसी रीजन के, 2+6। अब आगे इसमें जो एडिशनल बेनिफिट दिया है इस लेटर के माध्यम से कहा गया है द रिटेंशन में बी एक्सटेंडेड इन स्पेल्स ऑफ 3 मंथ्स। अब कहा अभी तक तो मैक्सिमम जो परमिशन थी पीरियड थी वो थी सिर्फ 8 महीना था। एजुकेशन ग्राउंड पे एक अलग था, बाकी नॉर्मली 8 ही महीना था आदमी का, एजुकेशन को हटा दे तो। अब उन्होंने कहा कि 3 महीने और एक्सटेंडेड किया जा सकता है, ये नई पॉलिसी जो अच्छी बात है। If employee has not been allotted quarter at new place of posting and there is no waiting list at old place of posting। इसमें 2 कंडीशन डाली, ये नहीं कि आपको 8 महीने प्लस 3 महीने इजीली मिल जाएगा। एडिशनल 3 महीने के लिए जो 2 कंडीशन डाली है वो ये है कि आपने जहां आपका ट्रांसफर हुआ है वहां आपको क्वार्टर नहीं मिला है। इसमें कई मामले ऐसे भी आते हैं कि लोग अप्लाई नहीं करते, तो मेरा ये इंटरप्रिटेशन है। पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि इसमें जो भी मैं बता रहा हूँ नया सर्कुलर है, सिर्फ मेरा विचार है, मेरे व्यूज हैं, इसको ऑफिशियली ना माना जाए प्लीज। मुझे जितनी बातें समझ में आ रही है सिर्फ मैं शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि कई लोगों को मेरी बात अच्छे से समझ में आती है, तो सिर्फ मैं अपनी बात रख रहा हूँ, प्लीज इसको ऑफिशियल ना लिया जाए। तो इसमें जो मैं बात कह रहा हूँ, कई बार मेरे पास इश्यू आता है कि लोग नई जगह क्वार्टर अप्लाई ही नहीं करते, तो वो बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। मेरे हिसाब से आपको नई जगह जैसे जाते हैं आपको क्वार्टर अप्लाई करना है, और अगर नई जगह आपको क्वार्टर अप्लाई किया आपको क्वार्टर नहीं मिला है और आप पुराने जगह पे अगर कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है तो एडिशनल 3 महीना और आप मकान को रख सकते हैं, ये कहा गया है इसमें। However, there will be notice period of minimum 30 days for vacation of quarter। क्वार्टर के लिए 30 दिन का आपको नोटिस पीरियड मिलेगा, which will be applicable for retention in extended period, yeah, that is beyond 2+6 months। वो जो होगा एक्सटेंडेड पीरियड में लागू होगा। However, if superannuation of railway employees due to 1 year
On the date of issuance of transfer order, retention shall be allowed till retirement and beyond as per rules. तो जैसा कि इसमें कहा गया है कि अगर किसी कर्मचारी को मैक्सिमम जो है 8+3 भी मिल सकते हैं, लेकिन 3 के लिए कंडीशन डाली है, लेकिन एक कंडीशन और डाल दी अच्छी बात की, जो कर्मचारी रिटायर होने वाले हैं अगर 1 साल के अंदर किसी का ऑर्डर मान लीजिए अभी निकला, अभी सितंबर चल रहा है और 1 साल के अंदर रिटायरमेंट हो रहा है और अभी उसका अगर ट्रांसफर ऑर्डर आता है तो वो रिटायरमेंट तक और उसके बाद भी मकान को रोक सकता है, तो तक तो इस रूल में आ जाएगा। वो रिटायरमेंट के बाद के जो दूसरे रूल है 4+4 8 महीना, वो रोकने के लिए जो अपना है तो उसके साथ अभी तक का प्लस 8 महीने और एक्स्ट्रा पूरा पूरा वो रोक सकता है एज पर रूल। ये नया रूल जो है बहुत ही मेरे ख्याल से सभी रेलवे एम्प्लॉय के लिए काम का रूल है, एडिशनल बेनिफिट का। और ये बताया है अगले पैरा में, फर्दर एक्सटेंशन बियॉन्ड द एफोर्सेड पीरियड दैट इज 8 मंथ्स 2+6 मंथ्स में बी ग्रांटेड ऑन एजुकेशन ग्राउंड ओनली एज मेंशन बिलो। जैसा कि अभी मालूम था आपको, पुराने नियम में था कि 8 महीने के बाद एक्स्ट्रा जो बेनिफिट मिलता है रिटेंशन का वो सिर्फ एजुकेशन ग्राउंड पे मिलता था, उसमें भी थोड़ा सा ऐड किया, बेनिफिट दिया एम्प्लॉय को। क्या दिया है बात करते हैं। रिटेंशन और रेलवे क्वार्टर विल बी अलाउड फॉर करंट एकोमोडेशन प्लस 30 days. However, if child is appearing class 12, then retention will be allowed up to 30 September. तो अभी तक रिटेंशन जो मिलता था एजुकेशन सेशन के खत्म होने पर, तो एजुकेशन सेशन प्लस 15 डेज मिलता था, अभी इन्होंने 30 डेज कर दिया इस लेटर के ऊपर, यानी 15 दिन बढ़ा दिया है करंट एकेडमिक सेशन के बाद है। तो ये एक अच्छी खबर है। उसमें कहा गया, इसके बाद ये कहा गया अगर बच्चा 12th में पढ़ रहा है तो 12th में फिर आपका जो ये नया ऐड किया है कि 12th में एग्जाम के बाद 30 दिन नहीं कहा है, बल्कि 12th का एग्जाम जनरली मार्च अप्रैल में हो जाते हैं, मैंने देखा है। तो 12th में अगर बच्चा पढ़ रहा है तो उसमें उस मामले में रिटेंशन आपको 30 सितंबर तक मिलेगा। ये भी एक अच्छा डिसीजन है सरकार का। तो ये एक एडिशनल बेनिफिट इस लेटर के माध्यम से सरकार ने दिया है कि कोई बच्चे को एजुकेशन के ग्राउंड में अगर रिटेंशन कोई कर्मचारी मांगता है तो करंट एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में उसको जो है जब खत्म होता है वहां से 30 दिन, और 12th में बच्चा पढ़ रहा है तो अप टू 30 सितंबर मिलेगा। और एक और ऐड इसमें नई बात ऐड की है, इफ द चाइल्ड इज इन 9 to 12 स्टैंडर्ड देन रिटेंशन ऑफ क्वार्टर इज अलाउड अप टू 12th स्टैंडर्ड। अभी तक ये था कि कोई भी कर्मचारी का बच्चा अगर 9th में अगर पढ़ता था तो 9th और 10th के एग्जाम खत्म होने के 15 दिन प्लस 15 दिन तक मिलता था, और 11th में पढ़ता था तो 12th के एग्जाम के खत्म होने के 15 दिन तक मिलता था। अभी ये कहा गया है कि 9 से 12 तक के बीच में कभी पढ़ रहा है, किसी क्लास में पढ़ रहा है तो उसको 12th एग्जाम खत्म होने तक मिलेगा उसको। ये एक अच्छा नया नियम है जो काफी लोगों को बेनिफिट आएगा। करंट एकेडमिक सेशन की बेनिफिट इसमें बताया क्या है। करंट एकेडमिक सेशन रेफर्स टू एनुअल एकेडमिक सेशन एंडिंग विद एनुअल एग्जामिनेशन और लास्ट पेपर ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन और नॉट टिल द रिजल्ट देयर ऑफ आर अनाउंस। यानी कि कोई भी एग्जाम का करंट एकेडमिक सेशन का मतलब ये होता है कि उसका रिजल्ट अनाउंस होने तक वेट किया जाएगा। करंट एकेडमिक सेशन का मतलब होता है आपका उस साल जो भी एग्जाम बंदा दे रहा है उस करंट ईयर का, उसका जो कोर्स खत्म होगा वहां तक मिलेगा, और लास्ट पेपर जो भी होगा उसका वहां से फिर 30 डेज मिलेगा उसको। ये कहा गया है इसमें। तो ये जो परमानेंट एम्प्लॉय के ट्रांसफर के मामले में अभी तक सिर्फ 2+6 मिलता था प्लस एजुकेशन सेशन का मिलता था, इसमें कुछ बातें ऐड हुई है। तो ये मैंने बता दूं काफी काम का है। अब मैं शुरू से स्टार्ट करता हूँ। मैं एक बार बताना चाह रहा था कि इसको मैंने कोशिश किया इस मास्टर सर्कुलर को हिंदी में कन्वर्ट करने का, तो जो कई मैक्सिमम जो मेरे फॉलोअर्स हैं वो हिंदी ज्यादा पसंद करते हैं, तो हिंदी के पूरा मैंने कोशिश किया इस मास्टर सर्कुलर को हिंदी में भी कन्वर्ट करने की कोशिश की है। तो हिंदी में गूगल ट्रांसलेट की मैंने हेल्प ली है, तो इसको हिंदी में भी मैं अपलोड कर दूंगा अगर देखना चाहेंगे। अब हम बात करते हैं शुरू से जो लेटर की बात है। जैसे पहला पैरा क्या गया, रिटेंशन ऑफ क्वार्टर व्हेन ट्रांसफर टू अनपॉपुलर लोकेशन। अभी तक इस पे कोई ज्यादा डिटेल्स अवेलेबल नहीं थी, तो अभी ये नई चीजें इंट्रोड्यूस की है कि कोई भी कर्मचारी है, अधिकारी है, कर्मचारी है, उसको अनपॉपुलर लोकेशन पे ट्रांसफर किया जाता है तो रिटेंशन की कुछ नियम बनाए हैं। इसमें कहा गया है कि रेलवे एम्प्लॉइज ट्रांसफर एडमिशन ग्राउंड फॉर फ्रॉम अदर देन एक्स सिटीज टू अनपॉपुलर लोकेशन शैल बी अलाउड टू रिटेन their रेलवे accommodation एट प्रीवियस प्लेस ऑफ पोस्टिंग टिल their tenure इन अनपॉपुलर लोकेशन। यानी कोई भी अधिकारी या कर्मचारी है वो अदर देन एक्स सिटीज को छोड़ के, यानी एक्स सिटीज कौन कौन सी यहाँ बताया हुआ है, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद, पुणे। ये टोटल 8 स्टेशन है, हमारी 8 सिटीज हैं जो एक्स सिटीज कहलाती है। क्वार्टर के मामले में जैसा कि आपको मालूम होगा 3 भागों में बांटा गया है, एक्स सिटीज, वाई सिटीज, जेड सिटीज। तो एक्स सिटीज के अलावा अगर कोई कर्मचारी
वाई सिटीज है, जेड सिटीज में है, वहां से वो अनपॉपुलर लोकेशन में जाता है, शिफ्ट होता है, तो पूरा टेन्योर, जितना टेन्योर वहां काम करेगा, वो पूरे टेन्योर में उसको पिछले स्टेशन पे जहां से उसको ट्रांसफर हुआ है वो मकान वहां रोक सकता है, ये कहा गया इसमें। However, रेलवे एम्प्लॉइज ट्रांसफर ऑन एडमिशन, मतलब एक तो ये बताना प्रशासनिक आधार पर ट्रांसफर की बात की है, दोनों मामले, यहाँ पर भी प्रशासनिक आधार पर बात की है और यहाँ पे भी प्रशासनिक आधार पर अगर स्थानांतरण हुआ है, और एक्स सिटीज के अलावा मामले में फुल टेन्योर मिलता है। और अगर एक्स सिटीज से However, employee transferred on admission ground from X cities, अगर X cities से ट्रांसफर हुआ है unpopular location, shall be allowed to retain their railway accommodation at previous place of posting subject to following principle। यानी अदर देन एक्स के लिए तो कोई कंडीशन नहीं है, अगर अदर देन एक्स यानी वाई या जेड सिटी से अनपॉपुलर लोकेशन में जाता है तो वहां पूरा टेन्योर वो रोक के रख सकता है। एक्स सिटीज यानी जो 8 सिटीज है वहां से अगर अनपॉपुलर लोकेशन में जाता है तो उसके लिए दो कंडीशन है कि बच्चे, कंडीशन दो, मतलब आइदर और की बात है कि या तो उनके जो बच्चे हैं वो 6 क्लास से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ रहे हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी इन द सेम सिटी, उसी शहर में अगर उनके बच्चे 6 से लेके 6 क्लास से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर पढ़ रहे हैं तो उनके बच्चे, तो ये बेनिफिट उनको मिलेगा, पूरा टेन्योर रख सकते हैं। इसके अलावा अगर उनकी जो स्पाउस है यानी जो कर्मचारी है उसकी पति या पत्नी, जो भी स्पाउस है, अगर वह इज वर्किंग एज परमानेंट एम्प्लॉय इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रेलवे नॉन रेलवे पीएससी इन द सेम सिटी, अगर उसी शहर में कोई सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में या कोई रेलवे में या नॉन रेलवे पीएससी में काम कर रहे हैं और परमानेंट एम्प्लॉय स्थायी कर्मचारी अगर हैं तो भी वो पूरा टेन्योर रख सकते हैं। यानी इसमें दो कंडीशन अगर फुलफिल होती है तब वो पूरा टेन्योर रख सकते हैं। और इसको बच्चे को स्कूल पढ़ने की बात की, उसकी में थोड़ा क्लेरिफाई किया है कि कोर्स मस्ट बी रेगुलर, रेगुलर होना चाहिए कोर्स, नॉट द डिस्टेंस लर्निंग, ऑनलाइन, इवनिंग क्लासेस, पार्ट टाइम एक्सेट्रा। फर्दर द रेगुलर हॉस्टल फैसिलिटीज अवेल्ड बाय चाइल्ड रेस्टिनेशन इज नॉट परमिटेड। यानी जो बच्चा पढ़ रहा है 6 से लेके ये पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल जो भी है उस वो रेगुलर कोर्स होना चाहिए आपका, कोई ऑनलाइन, डिस्टेंस, इवनिंग क्लासेस, पार्ट टाइम क्लासेस नहीं होनी चाहिए। और अगर बच्चा वहां पे हॉस्टल फैसिलिटी ले रहा है तो फिर रिटेंशन परमिटेड नहीं है, रिटेंशन उसको नहीं मिलेगा। दूसरा, बिसाइड्स दिस रिटेंशन विल नॉट बी परमिटेड व्हेन ट्रांसफर विद इन डिवीजन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो मैंने पहला पॉइंट पढ़ा है, तो ये जो नॉर्मली जो डिवीजन के अंदर हमारे ट्रांसफर होते हैं ये उनकी बात नहीं हो रही है, मैं क्लियर कर दूं। जनरली जो ये मैक्सिमम फायदा आपको मिलेगा ऑफिसर्स के मामले में, जो जनरली डिप्यूटेशन में जाते हैं, आरआरबी में पोस्टिंग होते हैं, डिप्यूटेशन में डीएफसीएल, काफी सारे जो डिप्यूटेशन में उधर से जाते हैं, जनरली ऑफिसर जा जाते हैं, स्टाफ बहुत कम होते हैं, जो स्टाफ भी जनरली डिप्यूटेशन वगैरह जाते हैं, डीएफसीएल राइट्स इधर उधर, तो उसके लिए ये है नॉर्मल जो डिवीजन में जो ट्रांसफर होते हैं उस पर ये लागू नहीं होगा। ये क्लियर लिखा हुआ है, बिसाइड दिस रिटेंशन विल नॉट बी परमानेंट व्हेन ट्रांसफर विद इन द डिवीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरा है, जो डिवीजन में जो ट्रांसफर होंगे उस पर ये लागू नहीं होगा। उसके लिए मैंने अभी जो पहला 5वां पैरा पढ़ा था कि 2+6 8 महीने +3 मंथ्स भी मिल सकता है। बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो उनके लिए अलग 9 to 12 है, तो आपको अप टू 12 तक मिलेगा। तो वो सिर्फ जो डिवीजन विद इन डिवीजन के मामले में आपको पैरा 5 लगेगा, ये नहीं लगेगा। These unpopular location will be identified and reviewed by the railway board from the time। Unpopular location कौन कौन से ये आपको डिसाइड नहीं करना है, रेलवे बोर्ड को ही डिसाइड करना है। रेलवे बोर्ड ने डिसाइड कर भी लिया है, इसमें एनेक्सर 1 to 5 लगाया हुआ, मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगा। और टाइम टू टाइम रेलवे बोर्ड रिव्यू करेगा, अगर नया किसी एरिया को इंक्लूड करना है तो रेलवे बोर्ड करेगा, और किसी को हटाना है तो भी रेलवे बोर्ड करेगा। तो आइडेंटिफाई करने का जो काम है वो रेलवे बोर्ड का है। इसमें लिखा भी है, लिस्ट ऑफ अनपॉपुलर लोकेशन आर प्लेस्ड एज एनेक्सर ए 1 to 5 में कहा गया है। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट आफ्टर रिलीइंग फ्रॉम अनपॉपुलर लोकेशन, तो जैसे कि कर्मचारी अधिकारी का अनपॉपुलर लोकेशन में ट्रांसफर होता है, वापिस वो बैक आते हैं अपने नॉर्मल सिटीज में अदर देन अनपॉपुलर लोकेशन पे, उसके लिए क्या नियम है, एम्प्लॉय विल बी अलॉटेड क्वार्टर प्रेफरेंशियली विद इन 6 मंथ एट न्यू प्लेस ऑफ पोस्टिंग इफ he she has completed 2 years an unpopular location just before joining at new place of posting। अगर कर्मचारी जो भी अधिकारी है उसने अगर 2 साल पूरा किया है तो उसको क्वार्टर अलॉटमेंट में प्रिफरेंशियली दिया जाएगा, 6 महीने के अंदर पोस्टिंग में उसको मकान देने का जो है प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट का उसका राइट बनेगा। If quarter is not allotted within 6 months, it shall be done as auto turn। अगर 6 महीने में हम उसको प्रोफेशनल अलॉटमेंट के लिए रखेंगे, उसको 6 महीने में मकान देने का प्राथमिकता रहेगी उसमें, अगर नहीं हो पाया 6 महीने में, फिर उसको आउट ऑफ टर्न अलॉटमेंट के हिसाब से के द्वारा उसको मकान दिया जाएगा।
Provincial quarter allotment at new place of posting shall be applicable only after completion of initial 8 years of service, including provision at the time of relieving of unpopular. तो ये जो बेनिफिट दिया हुआ है प्रोविंशियल अलॉटमेंट क्वार्टर, ये तभी दिया जाएगा जब उनकी 8 साल की इनिशियल सर्विस हो चुकी होगी, इंक्लूडिंग प्रोविजन पीरियड. After relieving from unpopular location, provincial allotment of quarter at new place of posting shall be done even if quarter was retained at the previous place of posting during tenure at unpopular. So, ये कहा गया है कि अनपॉपुलर लोकेशन में जब ट्रांसफर होता है तो कर्मचारी को पिछले स्टेशन पे पूरा टेन्योर मकान रोकने रखने की अनुमति दी जाती है, तो उसको भी बेनिफिट मिलेगा उस मकान रोका रखा तो भी. अगला है preference will be given to officer who had no retained quarter during the tenure at unpopular location over the officer who retained the quarter. तो इसमें दो बातें होती है. एक अधिकारी है कर्मचारी जिसने अनपॉपुलर लोकेशन में ट्रांसफर हुआ है और मकान रखा हुआ है, वो वापस आता है, और एक अधिकारी कर्मचारी जो भी है वो अनपॉपुलर लोकेशन में जाता है, उसने मकान नहीं रोका है. तो इसमें दोनों में से उसको प्रेफरेंस जाएगा जिसने मकान नहीं रोके रखा हुआ, उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा दोनों में. These out of turn or provincially allotted quarter will not be counted in quota for GM oblique competent authorities out of turn quarter allotment. So normally जो GM का और competent authority का जो out of turn quarter का allotment के जो provisions है उसमें इसको count नहीं किया जाएगा provincially allotted quarter को. Officer up to SA grade यानी जो SAG grade officer है will be allotted quarter type of their entitlement. जो भी अधिकारी हैं SAG grade उनको उनके entitlement के हिसाब से क्वार्टर दिया जाएगा. However, officer above SAG grade may be allotted type 5 or type 6 quarters depending upon ability. और SAG grade से ऊपर के जो अधिकारी हैं उनको type 5 या type 6 जो भी है अवेलेबिलिटी है तो उसके हिसाब से उनको क्वार्टर अलॉट किया जाएगा. If officer staff is transferred first from unpopular location A to location B, यदि कोई अधिकारी है या कर्मचारी उसको unpopular location A ट्रांसफर किया, फिर वहां से उसको लोकेशन बी पे ट्रांसफर किया, और बी में ट्रांसफर करने के बाद उसको मकान की जो भी अलॉटमेंट की प्रोसेस चल रहा था, इस दौरान उसको वापस सी पे ट्रांसफर हो गया है, तो कहा गया है कि ही शी विल बी एलिजिबल फॉर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ क्वार्टर एट लोकेशन सी. यानी जो ए में था अनप्रॉपर लोकेशन और बी में उसको बेनिफिट मिलता प्रोफेशनल अलॉटमेंट क्वार्टर, लेकिन जब तक अलॉटमेंट का प्रोसेस चल रहा था वो सी में आ गया तो वो बेनिफिट उसको सी में मिलेगा. ए का जो बेनिफिट है जहां बी में मिलना था वो अब सी में मिलेगा, प्रोवाइडेड ही वाज एलिजिबल फॉर प्रोफेशनल अलॉटमेंट एट लोकेशन बी. यानी प्रोफेशनल अलॉटमेंट बी के लिए एलिजिबल होना चाहिए, जो कि कंडीशन यहाँ पे बताई थी 2-3 या 8 ईयर्स वगैरह ये सब बताई थी, तो उसके लिए अगर एलिजिबल है तो उसको मिलेगा. However, there will be notice period of minimum 30 days for vacation of quarter at location B. अगर लोकेशन बी में क्वार्टर मिल गया है तो उसको 30 दिन का नोटिस मिनिमम मिलेगा क्वार्टर खाली करने के लिए. तीसरा पॉइंट है रिटेंशन ऑब्लिक अलॉटमेंट ऑफ क्वार्टर व्हेन पोस्टेड इन आइडेंटिफाइड डिफिकल्ट प्रोजेक्ट. तो एक और प्रोविजन दिया है डिफिकल्ट प्रोजेक्ट में क्वार्टर को रोकने के लिए, और अलॉटमेंट के कुछ प्रोविजन बताए हुए हैं. इसमें कहा गया है रेलवे ऑफिसर स्टाफ पोस्टेड एट डिफिकल्ट प्रोजेक्ट और नियर बाय एरिया अराउंड 50 किलोमीटर ऑफ द प्रोजेक्ट शैल बी एलिजिबल फॉर द फॉलोइंग. जो स्टाफ है या अधिकारी हैं उनको डिफिकल्ट प्रोजेक्ट में रखा गया है या नियर बाय 50 किलोमीटर एरिया में अगर रखा गया है उनको, तो वो निम्नलिखित के लिए एलिजिबल होंगे. क्या क्या एलिजिबल होंगे वो? रिटेंशन परमिटेड एट प्रीवियस प्लेस ऑफ पोस्टिंग टिल कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट और कंप्लीट टेन्योर. तो अगर उनको डिफिकल्ट प्रोजेक्ट पे पोस्टिंग दिया हुआ है तो पिछले स्टेशन में जहां से वो आए हुए हैं वहां पर प्रोजेक्ट की कंप्लीट होने तक या टेन्योर कंप्लीट तक पूरा मकान को रुकने की अनुमति मिलेगी उनको. या कहा गया है कि अलॉटमेंट ऑफ क्वार्टर एट कंसर्न प्रोजेक्ट हेडक्वार्टर, जो प्रोजेक्ट का हेडक्वार्टर है वहां पे अलॉटमेंट में क्वार्टर दिया जाएगा, क्वार्टर का जो आवंटन किया जाएगा. तीसरा बताया और या अलॉटमेंट ऑफ क्वार्टर एट एनी प्लेस हैविंग जोनल डिवीजन हेडक्वार्टर ओवर आईआर विद नो प्रिफरेंस. इसके अलावा किसी भी जोनल या डिवीजनल हेडक्वार्टर में अलॉटमेंट में क्वार्टर का आवंटन किया जाएगा विथ नो प्रिफरेंस, यानी एज पर वेटिंग लिस्ट ही दिया जाएगा. इसमें कहा कहीं पे भी इंडियन रेलवे में डिवीजन हेडक्वार्टर में अलॉटमेंट क्वार्टर का आवंटन किया जाता है बिना किसी वेटिंग लिस्ट के, यानी बेनिफिट नहीं मिलेगा यहाँ पर. तो ये कुछ बातें हैं इसमें. मुझे लगा कि ये थोड़ा सा कम जनरल जरूरत पड़ती है आम पब्लिक को, तो मैं इसमें ज्यादा लंबा नहीं खींचता हूँ. अब चौथा पॉइंट डीआरएम के लिए बात की है. डीआरएम रिटेंशन और रेलवे क्वार्टर व्हेन पोस्टेड एज डीआरएम. डीआरएम के लिए भी पोस्टेड अभी तक जो नियम था, मैं जरा नियम बता दूं आपको डीआरएम का.
डीआरएम का अभी तक जो नियम था उसमें उनको पूरा टेन्योर डीआरएम में मिलता था। लेपर्सन होता रेलवे ऑफिसर ऑन पोस्टिंग देयर एज डीआरएम में बी परमिटेड टू रिटेन रेलवे क्वार्टर एट पीरियड्स पोस्टिंग फॉर द होल टेन्योर एज डीआरएम प्लस अनदर 2 months दे आफ्टर ऑन पेमेंट ऑफ नॉर्मल रेंट। तो ये अभी तक ये सिस्टम था कि डीआरएम को जो है पूरा टेन्योर का बेनिफिट मिलता था। यहाँ मुझे थोड़ा कम लग रहा है, बेनिफिट कम किया है। रिटेंशन और रेलवे क्वार्टर वन पोस्टेड डीआरएम शेल बी परमिटेड टू रिटेन देयर रेलवे अकोमोडेशन एट प्रीवियस प्लेस ऑफ पोस्टिंग सब्जेक्ट टू फॉलोइंग स्टेब्लिश। यानी डीआरएम में किसी का अगर पोस्टिंग होता है किसी अधिकारी का, तो वो पूरे प्रीवियस जहां जहां से वो आए हुए हैं या पिछले जहां तैनाती स्टेशन था वहां पूरे टेन्योर के दौरान मकान को रख सकते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन अभी डाल दी, पहले कंडीशन नहीं थी। कंडीशन सेम वही है जो रेलवे एम्प्लॉय की, नॉर्मल रेलवे एम्प्लॉय की चिल्ड्रन आर इन क्लास 6 टू पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी कि बच्चे जो हैं उनके अप टू 6 से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन के में पढ़ाई कर रहे होना चाहिए, जो कि सरकारी मान्यता प्राप्त या स्कूल होना चाहिए, इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, या इंस्टीट्यूशन होना चाहिए इन द सेम सिटी, यानी उसी शहर में बच्चे पढ़ रहे हों। और स्पाउस इज इन वर्किंग, यानी और उनके जो स्पाउस हैं वो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में या रेलवे में, नॉन रेलवे पीसी में काम कर रहे थे। ये कंडीशन मुझे थोड़ी सी अलग लगी कि अगर किसी वजह से बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं या बच्चे कहीं, जैसे आजकल देखा कि बॉम्बे में अगर मान लो कोई है ऑफिसर, उसके बच्चे बेंगलोर में कर रहे हैं, आजकल ऑल इंडिया में मेडिकल और इंजीनियरिंग में अच्छी अच्छी आईआईटी में जाते पढ़ते हैं, तो ऐसा कई बार नहीं होता है कि बच्चे सेम सिटी में पढ़े हैं, या हो सकता है कई डीआरएम की वाइफ भी जॉब नहीं करती है। तो ऐसे इशू में थोड़ा सा मुझे लगा कि ये थोड़ा सा पॉलिसी शायद चेंज होगी बहुत जल्दी में, क्योंकि अभी तक जो पूरा बेनिफिट था डीआरएम को बिना किसी कंडीशन के रखने का जो 2017 में, ये लगभग लगभग मुझे विड्रॉ जैसा लग रहा है। क्योंकि अगर वाइफ काम नहीं कर रही हो, बच्चे किसी और शहर में पढ़ रहे हैं, तो मकान रोकने का इशू में समस्या आ सकती है। तो शायद ये मेरा इंटरप्रिटेशन है कि वो जल्दी ये रूल शायद चेंज होगा, ऐसा मेरा मानना है। जैसे मैं अपने विचार रख रहा हूँ, इसको प्लीज ऑफिशियली ना माना जाए। और ये बच्चे जो पढ़ रहे हैं उसमें ये कहा गया है कि कोर्स मस्ट बी रेगुलर वन, नॉट द डिस्टेंस लर्निंग ऑनलाइन इवनिंग क्लासेस। ये बताया कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो रेगुलर होना चाहिए, डिस्टेंस लर्निंग ऑनलाइन इवनिंग क्लासेस पार्ट टाइम ये नहीं होना चाहिए। और बच्चा अगर के लिए वहां पे हॉस्टल फैसिलिटी है का अगर यूज कर रहा है तो फिर रिटेंशन नहीं मिलेगा। तो ये थोड़ा डेयरम के मामले में मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। और अगला पॉइंट इसमें जो इम्पोर्टेंट है, इफ रिटेंशन वाज परमिटेड टू डीआरएम और above ground, द रिटेंशन शैल बी रिमेन फॉर द कंप्लीट टेन्योर। ये मैं 5 बता चुका हूं आपको। छठा तक खास इंपोर्टेंट नहीं, फिर पढ़ के सुनाता हूँ। रिटेंशन और रेलवे क्वार्टर ऑन डिपुटेशन टू सेंट्रल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट अंडर सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम एंड टू अदर ऑर्गेनाइजेशन एलिजिबल फॉर अलॉटमेंट ऑफ प्रोमोशन। कई जो कर्मचारी होते हैं वो डेपुटेशन में जाते हैं दूसरे सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में, जो जहाँ की स्टाफ सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम चल रही है, तो वहां के लिए क्या नियम है। तो इसमें कहा गया है कि वहां दे में बी अलाउ रिटेंशन ऑफ रेलवे हाउस सब्जेक्ट टू फॉलो कंडीशन, यानी वो भी मकान रख सकते हैं, लेकिन उनके लिए कंडीशन ये है कि रेलवे एम्प्लॉय मस्ट अप्लाई फॉर जनरल पूल अकोमोडेशन for the level of entitlement plus one level below within 15 days of his joining a new post under the central staffing scheme। अगर ये जाते हैं वहां पर मकान रुक सकते हैं, लेकिन उनको वहां जाते ही जो भी उनके लेवल का एंटाइटलमेंट है प्लस एक लेवल नीचे, उनको जाते ही 15 दिन के अंदर मकान के लिए अप्लाई कर देना चाहिए, कर देना पड़ेगा उनको। दूसरा कहा गया है, द रिटेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग रेलवे अकोमोडेशन शैल बी परमिटेड टिल द फर्स्ट हाउस इज अलॉटेड टू हिम हर फॉर द सेंट्रल general pool either by the type he is entitled to or one level below irrespective of the location। तो इसमें कहा गया रिटेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग जो है शैल बी परमिटेड टिल द फर्स्ट हाउस, जब तक पहली बार मकान जो अलॉट होगा उसको, वहां तो उसको अलॉटमेंट जो रिटेंशन की परमिशन मिलेगी, कहीं भी उसके किसी भी लोकेशन में हो, लेकिन पहली बार जब मकान आवंटन होगा वहां तक उसको रिटेंशन की परमिशन मिलेगी। उसके अलावा काफी सारी इसमें बातें डिटेल में है, जो मैं डिप्यूटेशन का मामला जनरल यूज नहीं होता है, कुछ क्लैरिफिकेशन है वो मैं बता देता हूँ, आपको काम आएगा। रिटेंशन और रेलवे क्वार्टर फॉलोइंग क्लैरिफिकेशन शैल बी एप्लीकेबल इन दिस पॉलिसी गाइडलाइंस। कुछ जो क्लैरिफिकेशन है वो बता देता हूँ, डिस्कस कर लेते हैं। वेदर द स्कॉलरटिक सेशन इंक्लूड द मैक्सिमम परमिसिबल पीरियड इन केस ऑफ ट्रांसफर। Scholastic session include the maximum permissible period of 8 months. Retention allowed in case of permanent transfer. However, where the session ends 8 months exceeds 8 months, the retention is allowed up to end of the current year session plus 30 days।
वेदर द स्कॉलस्टिक सेशन इंक्लूड द मैक्सिमम परमिसिबल पीरियड इनकेस, इसमें पूछा गया है कि स्कॉलरशिप का मैक्सिमम परमिसिबल पीरियड मतलब क्या है इसमें, तो इसमें कहा गया है कि जो आपका नॉर्मल 8 महीने मिलता है वो तो आपको मिलेगा उसको साथ में, अगर उसमें अगर एजुकेशन सेशन खत्म हो जाता है तो आपको अलग से नहीं मिलेगा, लेकिन अगर एजुकेशन उससे भी बाहर जाता है तो फिर आपको उसमें सेशन खत्म होने के बाद +30 डेज एक्स्ट्रा मिलेगा, और अगर बच्चा 12वीं में पढ़ रहा है तो उसको 30 सितंबर तक टाइम मिलेगा उसको क्वार्टर रोकने के लिए। अगला है वेदर स्कॉलस्टिक सेशन मीन्स द होल पीरियड टेन्योर ऑफ द कोर्स और द ensuing सेशन। It does not mean the whole tenure of the course, but the current session only, whatever may be the tenure of the course। इसमें कई बार लोगों को डाउट आता है, कोई बीएससी कर रहा है या ग्रेजुएशन कर रहा है या बीटेक कर रहा है, तो फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है, सेकंड ईयर पढ़ रहा है, तो क्या सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए मिलेगा कि पूरा ग्रेजुएशन तक की मिलेगा? तो इसमें क्लियरफाई किया कि नहीं, आपको जिस साल में जो पढ़ रहा है उसी साल का मिलेगा, यानी अगर फर्स्ट ईयर में है तो फर्स्ट ईयर का सेशन खत्म होने तक +30 डेज मिलेगा, ये कहा गया इसमें। तीसरा कहा गया है वेदर द ईयरमार्क क्वार्टर कैन बी रिटेन आफ्टर रिटायरमेंट ट्रांसफर आफ्टर द परमिसिबल पीरियड ऑफ 2 मंथ्स, कि जो ईयरमार्क क्वार्टर होते हैं दिया जाता है अधिकारी कर्मचारी को, वो रिटायरमेंट और ट्रांसफर के बाद जो 2 महीने का पीरियड उसके बाद भी रोके जा सकते हैं। तो ईयरमार्क क्वार्टर का बता दूं, थंब रूल ये है कि ईयरमार्क क्वार्टर के मामले में 2 महीने से ज्यादा आप रख ही नहीं सकते किसी भी कंडीशन को। यहाँ भी वही कहा गया है, सिंस द ईयरमार्क क्वार्टर आर मीट फॉर हायर पोस्टिंग रिटेंशन में नॉट बी अलाउड बियॉन्ड 2 मंथ्स अंडर एनी सर्कमस्टेंस। तो ईयरमार्क के बारे में कभी भी सवाल भी आता है तो ईयरमार्क क्वार्टर को किसी भी परिस्थिति में 2 महीने से ज्यादा आपको अलाउ नहीं है। जो 2+6 मिलता है या एजुकेशन, वो ईयरमार्क क्वार्टर पर लागू नहीं होता। ईयरमार्क कोई भी कर्मचारी अधिकारी है, अगर ईयरमार्क क्वार्टर दिया गया रह रहा है उसमें और उसका ट्रांसफर हो जाता है, रिटायर हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो उसको 2 महीने के बाद मकान खाली करना पड़ेगा। Whether the earmark quarter can be retained after retirement after the permissible period of 2 months under severe illness clause। कोई एक कंडीशन बता दी, कोई कर्मचारी है अगर रिटायर हो गया और बहुत ज्यादा सीरियस बीमारी में ग्रसित है, तो क्या वो 2 महीने के बाद रख सकता है? तो इसमें कहा गया है कि रिटेंशन इज अलाउड इन अल्टरनेटिव एकोमोडेशन इन एनी प्लेस ऑफ चॉइस फॉर द रिमेनिंग 6 मंथ। द केसेस विद सीवियर इलनेस में बी कवर्ड अंडर दोस अल्टरनेटिव प्रोविजन। इसमें कहा गया है कि आप वो सेम ईयर मार्क क्वार्टर तो नहीं रख सकते, आपको खाली पड़ना पड़ेगा, और आपके अलावा किसी और मकान के लिए आप आवेदन कर सकते हैं अल्टरनेट एकोमोडेशन किसी भी प्लास पे जहां भी आप चाहते हैं, वहां आपको मकान मिल जाएगा, वहां आप जो रिमेनिंग 6 महीने हैं वहां आप रख सकते हो। बीमारी के मामले में ये लागू होगा, या बीमारी में है तो आपको दूसरा एकोमोडेशन दे दिया जाएगा। Whether the relaxation granted under school education etc. are applicable in addition to the special dispensation etc. इसमें कहा है except for the scholastic ground which may cover the session and go beyond the maximum permissible period of 8 months, it is inclusive of the normal permissible period। तो वही 8 महीने का पूछा है कि स्कॉलरशिप से अलग से काउंट किया जाएगा कि वही काउंट किया जाएगा। इसमें वही क्लियर किया है कि आपका जो 8 महीने जो मिलता है वही मिलेगा आपको, और स्कॉलरशिप सेक्शन जो होता है एजुकेशन सेक्शन के दौरान जो है उसमें जो 8 महीने भी उसी के अंदर शामिल होता है, ये कहा गया है। वेदर री अलॉटमेंट ऑफ क्वार्टर इन प्रीवियस place of posting is allowed in case retention is allowed or extended subsequently for the sake of availing retention facility granted post eviction। इसमें कहा गया री-अलॉटमेंट ऑफ द रेलवे क्वार्टर accommodation will not be eligible in the previous place of posting once the same is vacated। मकान अगर एक बार खाली कर दिया है आपको तो फिर आपको वो मकान को री-अलॉटमेंट आपको नहीं के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ये कहा गया है। इसके बाद 8वें पॉइंट में कहा गया है द फुल बोर्ड हैव फर्दर डिसाइडेड टू कंटिन्यू द फॉलोइंग पॉलिसी इंस्ट्रक्शन इश्यूड रिगार्डिंग अलॉटमेंट रिटेंशन ऑफ रेलवे क्वार्टर एट द प्रीवियस पोस्टिंग इश्यूड ऑन द ट्रांसफर डिप्यूटेशन सुपरविजन लीव स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। तो रेलवे बोर्ड का मैंने जैसे बताया था मास्टर शुक्ल जो 49 निकला था उसके बाद उसको सुपरसीड सभी लेटर को सुपरसीड करता है, नया लेटर मिला है। अब इसमें सरकार ने जो भी नियम रेलवे क्वार्टर के रिटेंशन के उसी लेटर के हिसाब से कुछ चलना है। तो इसमें कहा गया है कि पुराने कुछ सर्कुलर जो है वो कंटिन्यू रहेंगे। तो कौन कौन से कंटिन्यू रहेंगे? तो काफी सारे लेटर हैं। रेलवे स्टाफ ऑन डिप्यूटेशन टू डीएफसीएल, एनएचआरसीएल, रेलवे स्टाफ डिप्यूटेशन, जितने भी डिप्यूटेशन के जो सर्कुलर हैं ये लेटर नंबर बता रहे हैं 2024, 22, 23, REMSCL। इसके अलावा काफी सारे लेटर हैं, ये सब जो है लागू रहेंगे। जो नॉर्मल रेलवे एम्प्लॉय के जो काम के हैं वो है रिटेंशन और रेलवे कम्युनिकेशन एट प्रीवियस पोस्टिंग और मेडिकल ग्राउंड, रिटेंशन और रेलवे कम्युनिकेशन नॉन ईयरमार्क एट प्रीवियस प्लेस ऑफ पोस्टिंग ऑन सुपरनेशन वीआरएस कंपल्सरी रिटायरमेंट एंड मेडिकल ग्राउंड। तो रेलवे नॉर्मल जो रेलवे एम्प्लॉय ये डिप्यूटेशन की जो सर्कुलर इसमें बताएं वो तो लागू रहेंगे, चालू रहेंगे, कंटिन्यू रहेंगे, उसको इम्प्लीमेंटेशन कंटिन्यू रहेगा। जो नॉर्मल एम्प्लॉय को जो मामले में जो मैक्सिमम जो काम आते हैं वो होता है ट्रांसफर के मामले में, वो पैरा 5 में कवर हो गया है। इसके अलावा
मेडिकल ग्राउंड में जो टेंशन है वो पुराना जो लेटर है रेलवे बोर्ड का, जितने भी लेटर बताए वो 2004, 5 और 7 की, ये चालू रहेंगे, लागू रहेंगे। उसके बाद रिटायरमेंट पे, वॉलंटरी रिटायरमेंट में, कंपल्सरी रिटायरमेंट में और मेडिकल इनवैलिडेशन के मामले में जो रेलवे बोर्ड की पॉलिसी है वो कंटिन्यू रहेगी, उसको मान्यता दी है इस लेटर के माध्यम से। टोटल इनवैलिडेशन के मामले में भी जो लेटर रेलवे बोर्ड ने 2016 को निकाला वो मान्यता रहेगी। इसके अलावा जो लेटर कंटिन्यू रहेंगे उसके बताया, और जो मैं नॉर्मली जो रेलवे एम्प्लॉय की बात हो रही है उसकी बात कर रहा हूँ। मिसिंग के मामले में जो बेनिफिट मिलता है 1+1 ईयर मिलता है स्पाउस और बच्चों को, वो लागू रहेगा। और डेथ केस में जो 2 साल मिलता है आपको 24 महीने, वो भी कंटिन्यू करने को बोला रेलवे बोर्ड ने। इसके अलावा री एंगेजमेंट का काफी सारे लेटर हैं, वो मैं ज्यादा पढ़ नहीं रहा। और सरप्लस स्टाफ में जो हमको मिलता है 3 साल या अलॉटमेंट विच अर्लियर, वो कंटिन्यू किया उन्होंने। रेजिग्नेशन, डिसमिसल, रिमूवल में 1 महीने का जो बेनिफिट मिलता है वो कंटिन्यू किया रेलवे बोर्ड ने। तो काफी जो जो लेटर कंटिन्यू किया है। इसके बाद रिटायरमेंट अंडर FR56J, जो हमारा 1802 जो हमारा लगता है प्री मेच्योर रिटायरमेंट के दौरान जो मिलता है, तो उसके में भी ये बेनिफिट कंटिन्यू किया है। स्टडी लीव में जो टेंशन के जो रूल है पुराने, वो कंटिन्यू रहेंगे, एग्जिस्टिंग रहेंगे। एक्स इंडिया लीव पे मकान रोकने का जो रूल है वो एग्जिस्टिंग रहा है। लीव प्रिपेयर टू रिटायरमेंट जो 300 दिन की होती है, उसमें भी मकान रोकने के जो पुराने नियम है वो चालू रहेंगे। मेटरनिटी लीव में मकान रोकने का जो नियम है वो कंटिन्यू रहेगा। उसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में भी मकान रोकने का जो रिटेंशन के जो रूल है वो चालू रहेंगे। रिटेंशन टू सर्विंग रेल एम्प्लॉय सेलेक्टेड एज अप्रेंटिस के दौरान, अगर कोई कर्मचारी अप्रेंटिस सेलेक्ट हो गया तो उसके दौरान जो मकान रोकने के जो नियम है वो कंटिन्यू रहेंगे। टेम्परेरी ट्रांसफर के में मकान रोकने के जो नियम है वो कंटिन्यू रहेंगे। इसके अलावा काफी सारे जो पॉलिसीज है वो कंटिन्यू रखें। इसके अलावा जो 8 नंबर का पॉइंट है उसमें कहा गया कि कौन कौन से जो पुराने रूल है वो कंटिन्यू रहेंगे, उनको चेंज नहीं किया, उसको भी मानना है आपको। और कौन से रूल को रद्द कर दिया है, किन पॉलिसी को विड्रॉ कर दी सरकार ने, वो पैरा 9 में बताया है। Further, it has been decided to withdraw the policy guidelines related to quarter retention facility as previous posting issued for the following officer staff on transfer deputation action। तो ये जो लेटर रेलवे बोर्ड ने निकाले हैं उसको विड्रॉ कर लिया, यानी इसको अब मानना नहीं है आपको। वो है बोर्ड मेंबर एंड CRP फॉर हाउस रिटेन बाय देम ड्यूरिंग पोस्टिंग एज GM, जनरल मैनेजर, AM लेवल ऑफिसर पोस्टेड आउटसाइड दिल्ली। ये सारे जो बेनिफिट है उनको विड्रॉ कर लिया है। चेयरमैन RRB का विड्रॉ कर लिया है, लेकिन चेयरमैन RRB का विड्रॉ करने के बाद नया चेयरमैन RRB को पोस्टिंग के मामले में नियम, चेयरमैन RRB को भी लगभग DRM की तरह ही फुल टेन्योर मिलता था, ये विड्रॉ कर लिया है। तो फिर चेयरमैन RRB का क्या रूल है वो देखना पड़ेगा मेरे को। ADRM के लिए भी जो रूल है वो विड्रॉ कर लिया है। तो ये काफी सारे जो लेटर विड्रॉ कर लिए हैं वो इसमें बताया हुआ है कि क्या क्या लेटर विड्रॉ किए हुए हैं, वो आप इसको देख सकते हैं, मैं लगा दूंगा। 12 नंबर जो इम्पोर्टेंट है, कंसर्न सुपरवाइजर विल इंस्पेक्ट द रिटेन क्वार्टर ऑन क्वार्टरली बेसिस एंड एंश्योर द क्वार्टर इज बीइंग रिटेन बाय ऑथराइज्ड ऑक्यूपाई ओनली। जो इसमें सुपरवाइजर होते हैं, जो क्वार्टर के जो कस्टोडियन होते हैं, उनके लिए कहा गया है कि वो रेगुलरली क्वार्टर का इंस्पेक्शन करे और वो इंश्योर करे कि जो क्वार्टर में जो बंदा रह रहा है वो ऑथराइज बंदा रह रहा है, अनऑथराइज बंदा नहीं रह रहा है। Any irregularity in this regard shall be reported by the supervisor to concerned quarter allotment authority and supervisor shall be taken up under DR in case of any violation। तो इसमें कहा गया है कि सुपरवाइजर की ड्यूटी होती है कि वह इंश्योर करे कि जो रेलवे क्वार्टर में जो बंदा है वो ऑथराइज ऑक्यूपेंट रह रहा है, यानी अधिकृत व्यक्ति ही उसमें रह रहा है, अनाधिकृत व्यक्ति उसमें नहीं रह रहा है। अगर किसी तरह की इरेगुलरिटीज पाई जाती है तो वो जो क्वार्टर अलॉटमेंट अथॉरिटी है उनको बताएंगे, और किसी वजह से इसमें कमी रही और कुछ मामला निकलता है तो फिर जो सुपरवाइजर है उसके खिलाफ जो अनुशासन अपील नियम के तहत DR रूल के हिसाब से उसको उसके ऊपर मामला आ, उसको मामला चल सकता है। तो ये कुछ पॉलिसीज हैं। अब मैं बता देता हूँ इसके अंदर जो लोकेशन का बताया था इन्होंने। ये हमारा है जोनल हेडक्वार्टर में एनेक्सर A1, 1 to लेके 5 जो है अनपॉपुलर स्टेशन बताया हुआ है। अनपॉपुलर स्टेशन यस नो। सेंट्रल रेलवे मुंबई CST नो, ये अनपॉपुलर लोकेशन नहीं है। कोलकाता भी नहीं है। हाजीपुर को बताया हुआ है कि यहाँ बेनिफिट मिलेगा, जो भी बाकी सब नो नो है। गुवाहाटी को अनपॉपुलर लोकेशन बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे हुबली को बताया हुआ है बाकी। और फिर डिविजन हेडक्वार्टर में इन्होंने भुसावल और सोलापुर को बताया हुआ है, मालदा को बताया हुआ है, सोनपुर समस्तीपुर को बताया हुआ है, खुर्दा रोड को बताया है। उसके बाद संबलपुर नॉर्दर्न रेलवे में एक भी नहीं है, नॉर्थ सेंट्रल में भी नहीं है, और ये सीधे नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे में सभी को, जितने भी डिवीजन हेडक्वार्टर सभी को अनपॉपुलर लोकेशन बताया गया हुआ है। नॉर्थ वेस्टर्न NWR में भी एक भी लोकेशन नहीं है। सदर्न रेलवे में
पालक्कड़ को अनपॉपुलर लोकेशन बताया हुआ है। और साउथ सेंट्रल रेलवे में आपके दिया है गुंटकल, नांदेड़ और गुंटूर, ये अनपॉपुलर लोकेशन बताया हुआ है। और साउथ ईस्टर्न रेलवे में आद्रा और चक्रधरपुर को बताया हुआ है अनपॉपुलर स्टेशन। साउथ वेस्टर्न में हुबली को बताया हुआ है। और ये जो है वर्कशॉप के मामले में बताया कौन कौन सी वर्कशॉप में जो है अनपॉपुलर लोकेशन में है। ये मनमाड वर्कशॉप को अनपॉपुलर लोकेशन बताया हुआ है। भुसावल वर्कशॉप जो है वो अनपॉपुलर लोकेशन बताया हुआ है। इसके बाद रोलिंग, ये जो आपका सेंट्रल रेल में रत्नागिरी, ये अनपॉपुलर लोकेशन है। खुर्दुवाई वाड़ी को भी बताया हुआ है। तो ये लिस्ट मैंने इसमें बताया हुआ, ये सब अनपॉपुलर लोकेशन है आपके। इसमें लिस्ट पूरी लगी हुई है क्या क्या अनपॉपुलर, ये रेलवे बोर्ड डिसाइड करेगा। मैं बता दूंगा, पहले भी मैंने बता चुका कि ये अनपॉपुलर लोकेशन में जो रिटेंशन बेनिफिट का बेनिफिट मिलेगा वो अनपॉपुलर लोकेशन है या नहीं, ये रेलवे बोर्ड ही डिसाइड करेगा। रेलवे बोर्ड अगर वो है तो फिर उस पर बेनिफिट मिलेगा रिटेंशन का फुल टेन्योर। अगर वो वाई सिटी और जेड सिटीज और एक्स सिटीज के अंदर अगर बच्चे पढ़ रहे हैं या स्पाउस जो है अगर जॉब कर रही है तो उनको बेनिफिट मिलेगा, जैसे मैंने बताया। तो ये प्रोडक्शन यूनिट के बारे में, प्रोडक्शन यूनिट एंड देयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसको भी अनपॉपुलर लोकेशन को बताया हुआ। ये भी लंबी चौड़ी लिस्ट है। ये आपका एनेक्सर में बता दूं आपको, ये एनेक्सर 4 है। इसके बाद एक एनेक्सर 5 भी है, जिस ये एनेक्सर 5 है आपका। तो 1 to 5 जो है अनपॉपुलर लोकेशन बताया रेलवे बोर्ड ने, ये है ट्रेनिंग सेंटर। जितने भी मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रेनिंग सेंटर और ये डिविजनल ट्रेनिंग सेंटर को भी बताया हुआ कि कौन कौन से अनपॉपुलर लोकेशन यहाँ अगर स्थानांतरण होता है तो फिर आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ग्रुप सी को यहाँ थोड़ा बेनिफिट मिल सकता है आपको। इसके बाद जो डिफिकल्ट प्रोजेक्ट है, इसमें यस नो क्या है, ये सारे सारे डिफिकल्ट प्रोजेक्ट में अगर बंदा काम करता है, ये A6 प्रोजेक्ट है, एनेक्सर A6 है। तो ये 1 से लेके 8 तक जितने भी प्रोजेक्ट है, इसमें कोई कर्मचारी काम कर रहा है तो उसकी जो कंडीशन मैंने आपको बताई थी 6 नंबर में, उसके हिसाब से उसको मकान रोकने की अनुमति मिल सकती है। तो ये इसी के साथ, ये इसके अलावा रेलवे क्वार्टर अलॉटमेंट रिटेंशन पॉलिसीज टू बी कंटिन्यू, इसके अलावा कुछ ये पॉलिसी और भी है जो एनेक्सर बी बताया हुआ है। ये जितनी पॉलिसी इसके अंदर है, ये इसको कंटिन्यू करने को बोला है, ये सारी पॉलिसी भी कंटिन्यू रहेगी। तो इसको मैंने हिंदी में भी सब बताया हुआ है सारी पॉलिसीज को। ये आप देख सकते हैं, पूरी पॉलिसी को हिंदी में मैंने बताया हुआ है। ये जो हिंदी में भी मैंने इसको बताया हुआ है कि जो हिंदी में पढ़ना चाहे, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा होगा। एक बार फिर बता दूं कि ये नया सर्कुलर निकला हुआ है, जितना मैंने पढ़ने की समझने की कोशिश की उसके आधार पर मैंने अपनी बातें रखी है। प्लीज इसको ऑफिशियल ना माने, ये सिर्फ मेरा व्यू है। आपको अगर इसके बारे में और कंफर्म करना है तो आप अपने आधिकारिक तौर पे अपने जहां भी आप काम करते हैं वहां से कंफर्म कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह मेरे वीडियो अगर देखना चाहें, कंटेंट आपको अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने से हमको भी मोटिवेशन मिलता है। लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।